गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैलो फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया था। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ दी एटम। यानी कि अपन इस चैप्टर में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में रीड करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस चैप्टर में और क्या क्या देखेंगे, चार्ज पार्टिकल इन मैटर, यानी कि मैटर के अंदर कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे एटम का। फिर अपन कुछ मॉडल के बारे में रीड करेंगे, जैसे कि थॉमसन मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। फिर अपन देखेंगे ड्रॉबैक्स, यानी कि उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। फिर देखेंगे बोर मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि जैसे रदरफोर्ड और थॉमसन था वैसे भी बोर मॉडल होता है। फिर अपन देखेंगे न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, यानी कि अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन या कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड किया गया है। फिर अपन देखेंगे वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, किसको कितनी वैलेंसी मिलनी चाहिए, ये फिक्स होती है या नहीं होती है। उसके बाद में अपना आएगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। उसमें आएगा एटॉमिक नंबर, फिर मास नंबर, फिर आइसोटॉप्स। उसके बाद अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो अपन टॉपिक वाइज चैप्टर को रीड करते हैं। इन चैप्टर 3 we have learned that atoms and molecules are fundamental building block of matter, यानी कि मैटर के अंदर क्या क्या होता है, एक मैटर होता है, उसके अंदर होता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कंस्टिट्यूटिंग दैम। अलग अलग मैटर क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अलग अलग एटम्स होते हैं। What makes the atom of one element different from the atom of other element? ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि एटम को डिफरेंट बनाती है, अलग बनाती है किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के एटम से। आर एटम्स रियली इनडिवाइजिबल, क्या अपन एटम्स को और तोड़ नहीं सकते एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम, या फिर एटम के अंदर भी कोई छोटी सी चीज हो सकती है। We shall find out the answer to these questions in this chapter. अपन इस चैप्टर में इसके बारे में देखेंगे। We have learned about the subatomic particles and various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. अपन कुछ मॉडल्स देखेंगे, उसमें बताएंगे कि जो एटम्स है वो अरेंज्ड कैसे होते हैं। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of the atom as well as explain to its important property. 19th century जब आई थी तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिवील किया था कि वो 19th century जब खत्म होने वाला होगा उसमें आप वो स्ट्रक्चर बताएंगे एटम का, और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी करेंगे। One of the first indication that the atoms are not divisible come from studying static electricity. जब वो सबसे पहले जब पता चला था कि ना एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, तो किसमें से पता चला था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से। एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्ट बाय डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, कैसे यूज होती है, उससे हमें एटम्स के बारे में पता चला था। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 4.1 चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। कोई भी मैटर है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, सूखा कॉम लेना है। डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर, उसको जब अपन कॉम को रब करते हैं उसके पेपर के ऊपर रखते हैं तो उसको अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं। Rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near inflated balloon. Observe what happens. किसी रॉड को अपन सिल्क के क्लोथ से रब करेंगे, फिर उसको ना एक बलून के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, वो बलून उससे दूर जाएगा या पास में आएगा या फिर उसे चिपक जाएगा। From this activity can we conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged. Where does the charge come from? This question can be answered by knowing that atom is divisible and consists of a charge particle. यानी कि जब भी अपन दोनों में देखा था
दो पार्टिकल्स को क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे। रब करने से उसमें चार्ज जा रहा था। जैसे कॉम लेते हैं, उसको ना अपन रब करते हैं हेयर्स पे या कहीं पे भी, फिर उसको ना पेपर के पास लेके जाते हैं तो उससे स्टिक होने लगता है। तो क्या होता है, इसमें चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्म हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म हुआ, इसलिए वो क्या हो गए, चार्ज हो गए। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है उसके अंदर क्या है, चार्ज जो पार्टिकल है। देखो सबसे पहले होता है मैटर, मैटर के अंदर होता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर होता है एटम, और एटम के होता है चार्ज पार्टिकल। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle. ये आ, ये पता चला कि जो एटम है वो डिवाइड नहीं हो सकता है, उसके अंदर ना पार्टिकल हो सकता है लेकिन सिर्फ एक हो सकता है, वो भी इतना छोटा सा। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने व्यूज दिए थे। E. Goldstein in 1866 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays. गोल्डस्टेन थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ढूंढा था या डिस्कवर किया था कि ना रेडियस प्रेजेंट होती है किसमें, जब अपन गैस को डिस्चार्ज करते हैं, और उसको क्या बोला था, कैनाल रेज। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, जिस पे किसका साइन है, पॉजिटिव का, which ultimately lead to the discovery of another subatomic particle। और उसी से उनको अलग अलग रेडिएशन के बारे में और अलग अलग डिस्कवरीज के बारे में पता चला। द सब एटॉमिक पार्टिकल हैव चार्ज। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल था, उसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइड टू दैट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, यानी कि जैसे 2 है तो 2 होगा, लेकिन उस पर एक पे प्लस होगा, एक पे माइनस होगा। इट मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका मास होगा ना वो 2000 टाइम ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटोन, और उसको क्या बोला गया था, प्रोटोन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई and proton is represented as P. The mass of proton is taken as 1 unit and charge as +1, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बोला गया था E से एंड प्रोटॉन को बोला गया था P से। The mass of proton taken as 1 unit and it is charged as +1, यानी कि प्रोटॉन को अगर चार्ज पार्टिकल देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, +1। The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1। प्रोटॉन के लिए आएगा +1, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा -1। It seemed that an atom was composed of proton and electron, यानी कि एटम के अंदर क्या होती है, दो चीजें, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो कि क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आता है, प्रोटॉन पॉजिटिव में। It also appeared that the proton were in interior of the atom। ये भी बोला गया जो प्रोटॉन है वो किसका इंटीरियर है, एटम का। For whereas electron could easily be removed of but not proton। इसलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में से इजीली निकल सकता है, लेकिन प्रोटॉन उसमें से निकल नहीं सकता है। Now the big question was what sort of the structure did these particle of atom form। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो सारे पार्टिकल्स है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। अपन देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का। वी हैव लर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। अपन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी थी, विच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। उसमें क्या बोला गया था कि जो एटम है इनडिविजिबल है। किसने बोला था, डाल्टन की थ्योरी में। बट discovery of two fundamental particles inside the atom lead to the failure of this aspect of Dalton atomic। लेकिन अपन को दो चीज पता चली थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई।
फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल। इसको प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स बनाए। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जो जे थॉमसन थे उन्होंने फर्स्ट मॉडल बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन प्रपोज दैट मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दी द क्रिसमस पुडिंग। थॉमसन ने क्या बोला था कि जो ना एटम का स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्रिसमस की जो पुडिंग होती है, पुडिंग यानी कि कपकेक टाइप होता है जिसपे चेरीज लगी हुई होती है, ब्रेड होता है उसके ऊपर चेरीज लगी हुई होती है यहाँ पे। ठीक है, उन्होंने बोला था कि एटम भी ऐसा ही होता है। द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेपर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक करंट यानी कि ड्राई फ्रूट इज अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। वी कैन ऑल्सो, जो अपन देखो क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये सब है, जैसे कि ये वेयर लाइक करंट यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स है इन स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ वाटरमेलन, अपन वाटरमेलन का भी दे सकते हैं। द पॉजिटिव इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड इटेबल पार्ट, जैसे कि वाटरमेलन है, इसमें जो रेड कलर होगा वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जबकि while the electron are stirred in positively charged sphere like the seed in the watermelon, जो कि बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। देखो आपको ये भी दे रखा है, ये पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसमें जो ये बीज बीच में आ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। Thomson proposed that atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in। इन्होंने क्या बोला था कि ना पॉजिटिव होता है ना, इसका चार्ज पूरा होता है स्फेयर में, और लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो कहीं कहीं पे धसे हुए होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा इक्वल है मैग्नीट्यूड में। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल, इसीलिए जो एटम होगा वो पूरा न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव भी आ रहा है, ये पूरा पॉजिटिव है, बस इसमें कहीं कहीं पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं। ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन ने और क्या बोला था कि जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। The result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model। फिर और भी जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इस मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया था, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom। जो रदरफोर्ड थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे, उनको पता लगाना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के अंदर कैसे है। रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, इसलिए उन्होंने एक ना डायग्राम बनाया, एक्सपेरिमेंट किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक गोल्ड का फॉइल लिया, उस पर ना अल्फा रेस को बहुत फॉल किया, यानी कि उस पर अल्फा रेस गिराई। He selected a gold foil because he wanted as a thin layer as possible। उन्होंने गोल्ड की फॉइल क्यों ली थी, ताकि उनको सबसे पतली लेयर चाहिए थी। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 टाइम एटम्स थिक। और जो गोल्ड की फॉइल थी वो ना 1000 टाइम ज्यादा किससे थी, एटम से। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। और फिर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्यों लिया था, क्योंकि इसमें डबल चार्ज होता है किसका, हीलियम आयंस का। Since they have a mass of 4 mu, the fast moving alpha particle have a considerable amount of energy। इसलिए इसका मास कितना था, जब डबल चार्ज हीलियम के आयंस को लिया था अल्फा पार्टिकल में तो उसका मास था 4 म्यू। इससे क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जोर से मूव करेंगे और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। It was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particle in gold atoms, since the alpha particles were much heavier than the proton। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होते हैं किस में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में,
इन द गोल्ड एटम्स, यानी कि गोल्ड का ये एटम है, ये गोल्ड का एटम है, इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स के जो क्या हो रहा है वो वापस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन गोल्ड एटम। देखो ये देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दे रखा है, ये गोल्ड के एटम्स हैं, इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स है कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि कुछ उसमें से निकल रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा के वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं। By the alpha particle scattering experiment give totally unexpected results। जब इन्होंने स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था तो उनको बहुत ऐसे रिजल्ट्स मिले थे। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो बहुत ज्यादा अल्फा के जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, वो गोल्ड फॉइल के डायरेक्ट उसके अंदर से निकल जाते हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय स्मॉल एंगल्स। और कुछ कुछ होते हैं जो थोड़े से एंगल से वापस डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। Surprisingly, 1 out of every 12,000 particle appear to be rebound। और कुछ कुछ होते हैं जो कि वापस रिबाउंड हो जाते हैं। In the word of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it came back to hits you। यानी कि ये इतना मतलब इतना रिजल्ट इसका अच्छा था, इतना कि जैसे कि आप मान लो कि ना एक फायर आपने आग लगाई है किसको, 15 इंच कि शेल टिश्यू पेपर को, यानी कितने पतले टिश्यू पेपर को अगर अपन आग लगाई तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ रहा है। Let us think of an activity in an open field to understand the implication of this experiment। अपन एक ओपन फील्ड में इसकी एक्टिविटी देखते हैं। Let a child stand in front of wall with his eye closed। एक बच्चे को दीवार के सामने खड़ा कर दो आंखें बंद करवा के। Let him throw stone at the wall for a distance। थोड़ी दूर से इस वॉल के स्टोन पे पत्थर मारो। He will hear a sound when each stone strike the walls। जब जो भी पत्थर दीवार से स्ट्राइक करेगा तो उस बच्चे को उसकी आवाज आएगी। If he repeat this 10 time, he will hear the sound 10 time। अगर 10 बार मारोगे तो उसको 10 बार आवाज आएगी। But it a blindfolded child were to throw stone at a barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and now no sound would be heard। लेकिन देखो जब अपन पत्थर से दीवार को मारे तब आवाज आती थी, लेकिन अपन उसी पत्थर को जो वायर्स होते हैं ना जिस पर ना सिर्फ कांटे टाइप लगे हुए होते हैं उसमें से मारेंगे तो कुछ कुछ पत्थर उसमें से पास हो जाएंगे तो उस बच्चे को आवाज अच्छे से नहीं आ पाएगी। दिस इज बिकॉज दे आर लॉट ऑफ गैप इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू दैम। यानी कि इनके बीच में इतना गैप होता है कि स्टोन इसके अंदर से निकल जाता है। फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से रदरफोर्ड का भी एक्सपेरिमेंट था, यानी कि जब अल्फा पार्टिकल की जो रेज होती है वो एटम के जब गैप होता है उसके बीच में से निकल जाती है, लेकिन कुछ कुछ वापस स्ट्राइक होके बाहर आ जाती है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू। यानी कि एटम में बहुत सारी खाली जगह होती है, वहां से अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं। द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, यानी कि उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ कुछ पार्टिकल्स ही होता है जो कि वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। इंडिकेटेड दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। और इससे पता चलता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी ना पूरे में जगह बहुत कम होती है, यानी कि वो पूरा बहुत कम जगह को लेता है। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree। यानी कि स्मॉल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 180 डिग्री बनाता है, कोई कोई ऐसे भी बना सकते हैं। देखो यहाँ से पूरा कौन सा एंगल बना रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, कुछ कुछ ऐसे भी आ रहे हैं, तो यानी कि कुछ कुछ 180 डिग्री के भी एंगल बनाते हैं। Indicated that all positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within a atom। यानी कि क्या बोल रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो मास है, मास ऑफ द गोल्ड एटम, यानी कि गोल्ड के एटम का जो मास है उसमें से पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं।
From the data, he also concluded that the radius of the nucleus is about 10 to the power 5 टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। क्या बोल रहा है, उन्होंने जब मैंने डाटा को बनाया था, कैलकुलेटेड किया था, तो उनको पता चला था जो न्यूक्लियस है ना, उसका रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस क्या है, 10 टू द पावर 5 टाइम कम है, यानी कि लेस है, किससे, एटम से। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features. There is a positively charged center in an atom called nucleus. उन्होंने क्या बोला था कि ना एटम के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। Nearly all the mass of an atom reside in a nucleus. यानी कि जितने भी एटम्स हैं सबके बीच में एक न्यूक्लियस होगा। The electron revolve around the nucleus in a circular path. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर के अराउंड घूमते रहते हैं ऐसे। The size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. जो न्यूक्लियस की साइज है वो किससे छोटी है, एटम से। अब अपन जो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के वो देखते हैं। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. यानी कि अब इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल घूमते हैं किसके, न्यूक्लियस के, तो वो सही नहीं था, यानी कि स्टेबल नहीं था। Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, the charged particle would radiate energy. यानी कि कोई भी पार्टिकल होगा जब वो मूव करता है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक फिक्स टाइम पे उसका वेलोसिटी मूवमेंट होता है और वो क्या रिलीज करता है, रेडिएट एनर्जी। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। इसलिए क्या बोला, अगर वो मूव करता जाएगा तो एनर्जी को निकालता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो क्या होगा, एटम होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन उस पर मूव नहीं करता है। हैंस मैटर वुड नॉट बी एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वी नो दैट एटम आर क्वाइट स्टेबल। यानी अब अपन को पता है कि जो एटम होता है वो क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। जो अपना नेक्स्ट है वो क्या है, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।